To the Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, as you know, that we keep talking to leading personalities each. Hello and welcome to the Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, as you know, that we keep talking to leading personalities. Each week, we bring you new faces. They have a story to tell us. They have their views and vision that they share with us. But right now, I'm very excited because the person I'm talking to is a very, very important lady, a woman of substance. And this is the first ever big television interview that she's given to us on Rajya Sabha TV. So this is a moment of really personal excitement. And we are talking right now to the woman of the moment. She's the Chief Minister of Gujarat, Miss Anandiben Patel. Welcome to the show, Anandiben. Thank you. થોડા ગુજરાતી મેં કેમ છો? દર્શક મિત્રો મજામાં છો ને બધા? આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ગુજરાતના શાસનને એક વીક પછી એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે મારું પહેલું ઇન્ટરવ્યૂ મેં રાજ્યસભાના ટીવી ચેનલને અને એમાં રાખીને આપી રહી છું. बहुत शुक्रिया. तो जैसे आपने कहा अभी गुजराती में 1 साल होने को आया, कैसा लगता है पूरा एक समय जो 1 साल का बीत गया आपका? एक साल कैसे पसार हो गया, पास हो गया, पता ही नहीं चला कि 1 साल पूरा हो गया. काम में व्यस्त रहे, सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रवास करने का मौका मिला, अनेक अनेक महिलाओं को मिलने का मौका मिला, कई नई नई योजनाएं बनाने का मौका मिला, ट्राइबल एरिया में भी घूमने का और ट्राइबल में काम करने वाली वन मंडलियों की महिलाओं को मैं जाकर वहाँ ही जाकर मिली हूँ, बच्चों को मिली हूँ, किसानों को मिली हूँ और सबके लिए नई नई योजना बनाने का मौका मिला. सिर्फ योजना नहीं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी हो ऐसा पूरा प्रयास सरकार कर रही है. बहुत सही बात कही. जैसा कहते हैं कि आपका अनुभव ऐसा है कि आप खरी खरी बातें करती हैं. जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लीडर्स होते हैं या नेता होते हैं वो सक्षम अपने काम से होते हैं, लेकिन अगर वो महिला हो तो शायद कुछ एक इनपुट ज़्यादा रहता है, ऐसा लगता है आपको? ये बात आपकी सही है. 1998 से मैं गवर्नमेंट में काम करती हूँ. उसके पहले मैं टीचर के रूप में स्कूल में काम करती थी और सोशल सर्विस भी करती रहती थी. तो महिलाओं का, किसानों का, क्योंकि खुद मैं किसान की बेटी हूँ और किसानों का जो काम करना पड़ता है, खेतों में जाना, घास काटना, पशुओं की संभाल करना, दूध दोहना, ये सब काम मैंने किया है. इसलिए मुझे ये इसकी जानकारी पूरी थी. इसका ज़्यादातर उपयोग ये एक्सपीरियंस की वजह से मुझे मिला और इसीलिए कई काम नए नए शुरू हम लोगों ने किए हैं. एक ही छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं. पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी एक आशा रखते हैं वे लोग कि सीएम जो दूर दराज के हमारे कार्यकर्ता है उसको भी मिले जी, उसकी बातें भी सुने, संवाद रहे उसके साथ. उसकी कोई कठिनाई है, कोई काम बाकी रहता है, कोई बीच में से छोड़ के चला गया है, ये सभी बातें मेरे सामने रखना चाहते हैं वे लोग. तो मैंने ये एक काम शुरू से तय किया कि मैं जहाँ भी जिला प्लेस पर जाऊँगी तो सुबह में एक कार्यक्रम करूँगी सरकार का और बाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठूँगी, समाज के आगेवानों के साथ बैठूँगी, एनजीओ के साथ बैठूँगी और वे लोगों को मैं सुनूँगी. तो आपने कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच जिसके बाद एक कहीं स्ट्रगल चलता है कि कैसे कनेक्ट किया जाए, आपस में संवाद कायम, वो एक संवाद का कार्यक्रम मैंने शुरू किया. तो 1-2 घंटा तक मैं बैठती हूँ और वो ही कार्यक्रम में मैं वहाँ के कलेक्टर, डीडीओ और एसपी ये तीनों को उपस्थित रखती हूँ. अच्छा. और मेरे ऑफिस में से 1-2 अधिकारी भी मेरे साथ रहते हैं. तो जितने भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं वहाँ और बाद में भोजन करने के बाद पूरा जिला का जो वहीवटी तंत्र है ये मेरे साथ बैठता है. पानी का प्रश्न हो, एजुकेशन का हो या कोई अलग से कोई महसूल का, ज़मीन लैंड के साथ रिलेटेड प्रश्न है, वो सब मेरे सामने आते हैं और एक एक करके ये विषय सभी अधिकारियों के साथ हम लेते हैं. ये तो अभी की बात हुई. थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप महिला के तौर पर जो उभरी हैं, मुझे बहुत खुशी है पर्सनली भी कि जब आपसे इतनी बातें हो रही हैं तो एक ऐसे माहौल में आप पढ़ी लिखी जहाँ पे शायद पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी नहीं था, तो आपने बड़ी स्ट्रगल की पढ़ाई के लिए अपनी भी. ये बात सही है. मैं तो गांव में पली हूँ,
मेरे पिताजी किसान थे और गांव से दूर 3 किलोमीटर दूर खेत के बीच में एक छोटा सा मकान बनाया था। इसमें हम लोग रहते थे। 50-60 पशु घर में थे, 150 एकड़ ज़मीन भी थी जी। पिताजी के पास। तो सब काम करते करते हम लोग गांव में जाते थे और वहाँ पढ़ते थे। शुरू में गायकवाड़ की सरकार थी उसी समय, तो कन्या शिक्षा फर्जियात थी 1 से 4 स्टैंडर्ड तक, बाद में नहीं थी। जी। तो 4 स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद कोई स्कूल लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं थी। तो पिताजी ने सोचा कि अभी ये 4th स्टैंडर्ड तो पास हो गई, तो 5वीं कक्षा में तो कहाँ, आसपास के एरिया में भी स्कूल नहीं है तो कहाँ भेजेंगे। तो गांव में ही बॉयज़ स्कूल थी, 700-800 बच्चे थे इसमें। तो मेरी भर्ती इसमें कर दी। तो मैं अकेली थी वहाँ और मैं पढ़ती थी। पिताजी भी साथ में आते थे बैठाने के लिए और बाद में चले जाते थे। शाम को वापस लेने के लिए आते थे। और इसी तरह 7वीं कक्षा तक मैंने वहाँ शिक्षा प्राप्त कर ली। 3 साल वहाँ मैं वैसे ही स्थिति में पढ़ी। लेकिन उसका एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे जीवन में शिस्त आई, डिसिप्लिन आई। जी बिल्कुल। और दूसरा ये हुआ कि जो कम बोलना वहाँ से शुरू हुआ, क्या किसके साथ बोले, किसके साथ चर्चा करें, ग्रहण ज़्यादा करें। हाँ। सहन ज़्यादा करना। कोई परेशानी होती है तो किसको हम बोलेंगे। आपकी बहादुरी झलकती, क्योंकि जो एक बात बहुत चर्चा में रही है, न्यूज़ में हमने पढ़ा भी कि आपने कैसे बच्चों को बचाया था, तभी आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। लेकिन आपके मन में उस समय क्या लग रहा था जब आपने वो किया? जो वो घटना हुई, मैं अहमदाबाद में मोहिनामा कन्या विद्यालय में सर्विस करती थी। तो हम लोगों ने एक योजना बनाते थे, 1 दिन का प्रवास, 4 दिन का प्रवास और 15 दिन का प्रवास, ऐसे करके, क्योंकि बच्चे इसमें ही सीखते हैं प्रवास में। हम लोग वहाँ गए थे बच्चों को लेकर नर्मदा डैम पर। वहाँ पानी पास हो रहा था, नदी बह रही थी। स्वाभाविक है बच्चे इसमें तड़प रहे थे स्नान करने के लिए, लेकिन बहुत ही डेंजर था। वहाँ जब मैं वो पहुँची तब तो बच्ची बैठ गई थी किनारे पर। तो मैंने सूचना दी कि सबको हटाओ वहाँ से, नहीं तो कोई इसमें गिर पड़ेगा। लेकिन एक बच्ची गिरी इसमें। उसको बचाने के लिए दूसरी बेटी ने हाथ इसमें दिया, तो उसने पकड़ा नहीं, लेकिन वो भी खिसक गई। तो 2 पड़ी अंदर। मैं पास में ही खड़ी थी। तो मैंने कोई सोचा नहीं क्या होगा, क्या होना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही था कि ये मेरी बेटी है, मेरी स्कूल की बच्ची है, उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैंने वैसे ही जिस तरह मैं बैठी हूँ, तो मेरा साड़ी का जो पल्लू है उसे लगा दिया और एक खड़क पर बैठकर ही मैंने एक और खड़क पकड़ा और दूसरा हाथ मैंने नीचे किया। बहुत बड़ी बहादुरी कहानी थी। वहाँ से आपको जरा हम ये भी बताएं, लेकिन कि फिर राजनीति में कैसे आपका प्रवेश हुआ और राजनीति में क्यों आई आप? ये सब आकस्मिक है, सब आना। ये जो घटना हुई वो भी पेपर में आई जी। इसके बाद सरकार ने 3 अवार्ड दिए मुझे, वो भी बात पेपर में आती रहती थी। नरेंद्र भाई उसी ही समय पार्टी के महामंत्री के रूप में भाजपा में आए और वो संशोधन करते थे, कोई ना कोई महिलाएं पार्टी में जुड़ जाए। जी। तो ये जो एक तो ये घटना हुई थी, वो भी इसके ध्यान पर होगी शायद उसी समय। और 85, 86 और 87 ये 3 साल में अकाल हुआ था, बारिश नहीं हुई थी गुजरात में। तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन के नीचे उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। तो मैं स्कूल में 4 दिन की मेरे यहाँ रजा थी और मैं पेपर में पढ़ती रहती थी कैसी स्थिति है, हमारी महिलाएं तालाब में से कैसे पानी लाती है, कैसे पीती है और कितनी परेशानी है, प्रेग्नेंट वुमन को पीने का पानी नहीं मिलता है। वैसे वैसे मैं पेपर में पढ़ती थी। और पशुओं की स्थिति क्या है वो भी पेपर में उसका फोटोग्राफ वगैरह आता था। तो मन में विचार ये आया कि 4 दिन का समय है, मेरे पड़ोस में पार्टी के कार्यकर्ता रहते थे, तो मैंने सोचा कि आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाइए। अच्छा। कि ऐसी स्थिति, कैसी स्थिति है कि जो अहमदाबाद शहर है इसके पास में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो कनेक्टेड होने की वजह से भी उसको पानी नहीं मिलता है। हम यहाँ 24 आवर पानी पी रहे हैं। तो मैं देखने के लिए गई थी।
तो इसमें केशुभाई थे और नरेंद्र भाई थे। जी। रात को मैं भाषण करती थी जी। और महिलाओं के बीच में बैठती थी। तो इसमें ऐसे विचार आया होगा पार्टी को। मेरे ख्याल से ये जो लोग देख रहे हैं इस समय, ये समझें कि यहाँ से जो आज आनंदीबेन पटेल है मुख्यमंत्री गुजरात की, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बीज यहाँ से बोया गया था। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी हमें करनी है श्रीमती आनंदीबेन पटेल से, और उनसे बातें जारी रहेगी। वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक आउट हियर। वी आर टॉकिंग टू इन अ वेरी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टू मिस आनंदीबेन पटेल, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. Don't go away. There are very, very interesting issues that she's going to talk about after this very short break. ठीक है। उधर उधर लाइट के आगे में जाना, शैडो बन रहा है पीछे तेरा। ना मैं नहीं जा रहा पीछे। ओके, रोलिंग। Welcome back to the show. You're watching The Quest here on Rajya Sabha TV, and we have a very interesting and exclusive interview going on here in Ahmedabad that we are right now, and we are talking to the Chief Minister of Gujarat, Ms. Anandiben Patel. अभी आप चाइना भी जा रही हैं, आज खबर आई है प्रधानमंत्री जी के साथ। मुझे भी खबर मिली है। तो ये बताइए कि हम थोड़ा सा पीछे वहाँ जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और काफ़ी अच्छा जाना जाता रहा जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ थे, और फिर प्रधानमंत्री, और फिर एक कुर्सी आपने संभाली। तो कैसे आप देखती हैं उसको, जब उनके साथ काम करती थी और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सौंपी आपको? जब एक चर्चा होती रहती थी तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी कि एक महिला को एक स्टेट की जिम्मेवारी पार्टी दे रही है। लेकिन मैं जो सालों से शायद 30 इयर्स से मैं इसमें काम करती हूँ, तो समय समय पे पार्टी में ये सोच रही है कि महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए, जो शक्तिशाली महिलाएं हैं और काम भी करती रहती हैं और अभ्यासु भी हैं, कर्मठ भी हैं और साथ में अपना परिवार भी संभालती हैं। तो ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है ही, क्योंकि 33% आरक्षण भी आया है और अभी तो हम लोगों ने 50% कर दिया है। और हमारी जो गृह विभाग है, इसमें जो हम भर्ती करने जा रहे हैं कांस्टेबल, पीआई, पीएससी की, इसमें भी मैंने 33% कर दिया है। तो ये स्वाभाविक है कि जब तक महिलाओं की जो शक्ति है, जो राज्य के या सेंट्रल के विकास के लिए काम नहीं आएगी, तो कोई स्टेट का विकास नहीं होने वाला है। इसीलिए प्रयास शुरू हुआ कि महिलाओं को ढूंढो। इसमें मैं तो मिल गई, तो मैंने ये काम शुरू किया, स्टेट में घूमकर अलग अलग क्षेत्रों में से महिलाओं को पार्टी में ज्वाइन करना। और मैं लगातार 6 साल पार्टी की प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही। उसी समय हर एक डिस्ट्रिक्ट में से और हर एक वो तालुका पर से महिलाओं को इकट्ठा करती थी, ढूंढते थे हम लोग, लाते थे, शुरू में उसको समझाते थे। धीरे धीरे करके मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं टीचर थी, तो मेरे नीचे से अनेक महिलाएं, लड़कियां पास होकर बाहर निकली। तो वो लड़कियां भी आज मेरे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा। कि नहीं, हमें और परिवार भी वो चेन बन गया। हाँ, चेन बन गया। और परिवार में एक विश्वास पैदा होता है कि आनंदीबेन है, वो टीचर के रूप में काम करती थी, उसका भी एक प्रभाव था। तो सबको लगा कि नहीं नहीं, जाओ पार्टी में जाके काम करो। और इसमें क्या है कि 2-3 घंटा काम करना है, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, या 2 बजे से लेकर 5 बजे, तो उतना तो समय महिलाएं निकाल सकती हैं। तो आज मैं ये बताऊं आपको कि पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ महिला मोर्चा काम कर रहा है, तो गुजरात में काम कर रहा है। जी, आपने कहा भी कि जैसे अभी लोकल बॉडीज के जो चुनाव आने वाले, उसमें भी महिलाओं को आप काफी तवज्जो और 50% इसमें किया है। जी, अब तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि जैसे इन्वेस्टमेंट की हम बात अगर कर लें, तो कहा जाता है ज़रूर गुजरात को कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सबसे ज़्यादा नज़र रहती है और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ भी है जो हमने देखा है। उसके बारे में हमें बताएं, लेकिन उसके साथ साथ शायद ये भी कि सामाजिक रूप से भी फिर बैलेंस करने की कोशिश कैसे की जा रही है? देखो, कोई हम विकास करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक ही जगह वो नहीं होगा। हम लोगों ने ये शुरू किया है कि एक स्तंभ ये उद्योग का होना चाहिए, एक स्तंभ कृषि का होना चाहिए, एक स्तंभ पशुपालन का होना चाहिए, एक स्तंभ टूरिज्म का होना चाहिए। इस पर हम जो प्रयास करेंगे तो सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको काम मिल जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कृषि का विकास करना। तो और इसमें भी ज़्यादातर जो किसान है उसको सहूलियत पूरी पाड़ना, उसको पानी देना, उसको बिजली देना, उसको फर्टिलाइज़र यथा समय प्राप्त हो, ऐसा करना, और उसको जो ज़रूरी चीज़ है वो उसको देना,
टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये सब हम काम कर रहे हैं। मैं ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि हम देश में देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि बहुत ज़्यादा थोड़ा इस पर बात हो रही है कि जो एक तरह से कृषि संबंधित समस्या है किसान को, क्योंकि एक भूमि अधिग्रहण बिल की बात हुई कि क्या किसान सही में संतुष्ट हैं, अभी भी आत्महत्या हो रही है, तो क्या किसान जो हैं उनकी बेहतरी कैसे हो सकती है? मैं मानती हूँ कि 2003 में हम लोगों ने कृषि रथ यात्रा शुरू की, उसी समय कृषि उत्पादन 9 लाख करोड़ का था। आज 10 साल के बाद 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कृषि उत्पादन हुआ है। वो ही आप देख लो कि किसान का कितना विकास हुआ है। दूसरी ओर जो गांव में एक ही गाड़ी नहीं थी, एक ही ट्रैक्टर नहीं था, वही गांव में आज 10 ट्रैक्टर 25 गाड़ी आ गई हैं। वही दिखाता है कि किसान को फ़ायदा हो रहा है। इसमें जो किसान पहले अपने ही गांव में कोई स्कूल चलाने के लिए तैयार नहीं था, आज वही किसान, वही समाज के आगेवान, वो अपने आसपास के गांव को इकट्ठा करके वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसमें वही किसान करोड़ों रुपया दे रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी, नई कॉलेज आएगी, तो हमारे ही बच्चों को उसका मतलब फ़ायदा उनको होने वाला है। सम्मिलित सम्मिलित किया जाता है जी। और सभी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। दूसरा, जो इसमें जो ओले पड़े, बारिश आई, कभी नहीं होता था, तो हम लोगों ने ये तय किया कि जो उसका जो इलेक्ट्रिक बिल है, तो इसमें 50% हम दे दिया हम लोगों ने। और जो वे लोग लोन लेते थे बैंक में से, तो पहले हम सिर्फ जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ ही हम लोग उसको सहाय करते थे, तो लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक में से लोन लेने वाले को नहीं करते थे। अच्छा। इस साल हम लोगों ने दोनों मिलाकर कर दिया कि इसमें भी 50% ब्याज इंटरेस्ट हम माफ़ कर देंगे, वो तो कर ही दिया। फिर जो नरेंद्र भाई ने जो 33% से ज़्यादा नुकसान हो, उसको SDRS में से 1.5 गुना उसको सहाय करने, पूरा भरसक प्रयास नहीं तो हम लोगों ने 25% से कर दिया। तो फिर 25% है, 33% में जिसको नुकसान होगा उसको भी वो ही देंगे और राज्य सरकार उसका भोगेगी, वो राज्य सरकार उसको देंगे। ये हम लोगों ने किसानों के लिए कर दिया है। गुजरात वाइब्रेंट समिट जो कि शुरू किया गया था जब नरेंद्र मोदी जी थे, और अब आप उसको आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन तो इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट क्लाइमेट जो गुजरात की ओर है, वो कैसे देख रही हैं? वाइब्रेंट गुजरात में 25 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ। सिंगल विंडो सिस्टम से हम काम का आयोजन कर रहे हैं और काफ़ी 80% वो काम हम लोगों ने पूरा कर दिया है। कई एजेंसी हमारे यहाँ आ रही है, कई कंपनी आ रही है, और गुजरात ने ये काम पहले से कर दिया है कि हम कोई किसान की ज़मीन संपादन करके कोई कंपनी को नहीं देते हैं। हम लोगों ने एक मॉडल किया है कि किसी भी कंपनी को कहाँ भी कंपनी डालनी है तो वहाँ के किसानों को जाकर मिलो, किसानों के साथ बैठक करो, किसान संतुष्ट हो, आप जो पैसे दे रहे हो तो आप ज़मीन उसके पास से ले लो, और कंपनी को लगता है कि मुझे ठीक है भाव, तो उसको दे दो। वो ही तरीके से गुजरात में वो काम बैलेंस बना दिए थे। और कहीं भी किसान का कोई भी एतराज़ नहीं है। किसान ये जानता है कि यदि हमें पानी चाहिए नर्मदा का तो कैनाल बनानी पड़ेगी, कैनाल बनानी पड़ेगी तो ज़मीन देना पड़ेगी, वो पूरा समझता है। इसीलिए कहीं भी गुजरात में किसानों ने कहीं विकास को रुकावट नहीं दी है। तो सामाजिक स्तर पर चूंकि आप बहुत काम भी करनी है, तो उसको कैसे देखेंगे, चाहे वो एजुकेशन जिस पे आपका पर्सनल आपका इंटरेस्ट रहा है, महिलाओं के उत्थान की हम बात करें, सोशल लेवल पे कई बार उनके हेल्थ की, न्यूट्रिशन की बात होती है, तो क्या वहाँ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है? किसानों, महिलाओं के लिए हम लोगों ने काफ़ी नई नई योजना बनाई और इम्प्लीमेंटेशन करे। जैसे कि पशुपालन में काफ़ी गुजरात में महिलाएं आगे आ रही हैं। आज कई महिलाएं 10 पशु से भी ज़्यादा उसका पालन पोषण कर रही हैं। किसी के पास तो 100 गाय वगैरह हैं, काऊ वगैरह हैं। हम लोगों ने सोचा कि 50 गाय और 10 भैंस का दोहन करना दूध का, वो काफ़ी समय की मांग रहती है, तो हम लोगों ने मिल्किंग मशीन महिलाओं को हम लोग को दे रहे हैं। अच्छा। मिल्किंग मशीन। फिर गांव में 8-10 परिवार में वो काम होता है दूध का, तो दूर से डेयरी आने में ज़रा देर लगती है, तो हम लोगों ने बल्क मिल्क कूलर दिया है कि आप दूध इसमें डालो, वो 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। बाहर से डेयरी का कोई ट्रक आएगी, आपका दूध ले जाएगी। वो हम काम कर रहे हैं।
घास काटने के लिए ये पहली हमारी सोच है कि घास काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके पशुओं को देना चाहिए। नहीं तो पहले हम पूरा दे देते थे। जी। वो जो कटर है, जी। घास कटर, वो भी हम दे रहे हैं अच्छा। कि आप घास यानी काटो। जिसको कहते हैं हम कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, जिसपे सबको लेकर आगे सबको लेकर हम आगे चलते जी। हैं। और ये दूध का काम करने के लिए 300 चौरस मीटर का प्लॉट लैंड का 1 रुपये में दे रहे हैं महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को। और इसमें मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपया भी दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत बातें आपने की हैं सामाजिक स्तर पर भी, लेकिन अभी और बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है। एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। वी आर गोइंग इन फॉर अनदर वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर राइट नाउ इन दिस वेरी एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल इंटरव्यू विथ मिस आनंदीबेन पटेल, somebody who's really lived a life of substance and courage, and we are talking to her here right now in Ahmedabad, Gujarat. Don't go away. Keep watching this conversation. Continue back. Rolling. Welcome back to the show. We are talking right now to Ms. Anandiben Patel, who is the Chief Minister of Gujarat, and we'll continue the conversation. जैसे टूरिज्म में देखें, सरदार पटेल की स्टैचू की बात हुई, तो उसमें क्या आगे हो रहा है? स्टैचू का काम शुरू हो गया है। इसमें पहला काम भारत भवन बनाने का था। तो भारत भवन बनाने के लिए मैंने खुद जाकर वहाँ खातमुहूर्त किया और आज काम चल रहा है और समय पे हम लोग उस काम पूरा कर देंगे। वहाँ जो पूरी योजना बनी है, इसके पीछे 10,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये हम लोगों ने पहले से दे दिया है और धीरे धीरे करके वो काम आगे बढ़ रहा है। जी, इस तरह से और टूरिज्म को प्रमोट ऑलरेडी हो रहा है और किया जा रहा है। एक तो वही है, दूसरा हमारा साबरकांठा नज़दीक में है। वहाँ पोड़ो हम बोलते हैं उसको, जो पुराने समय पे वहाँ डेवलप हुआ था। उसी समय वहाँ कोई वाव बनी होगी, कोई मंदिर बने होंगे, वहाँ कोई ना कोई आया होगा, बैठा होगा, साधु संत वगैरह थे। पूरा घाट जंगल है वहाँ, वहाँ डैम है वहाँ। तो ये पूरा एरिया टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। और इसके साथ वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइबल है, उनको भी रोज़गारी कैसे मिले, वो भी हम लोगों ने अभी शुरू किया। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि हम लोगों ने 25,000 रुपये की साइकिल दी महिलाओं को। वहाँ की महिलाओं को कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो वहाँ से वो महिला के पास से वो साइकिल लेगा, 200 रुपया भाड़ा किराया देगा और वो साइकिल लेकर पूरा पोलो जंगल में घूमेगा और बाद में उसको वापस करेगा तो उसको 200 रुपया मिल जाएगा। तो ऐसे ब्यूटी पार्लर के लिए हम लोगों ने वहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी और पूरा किट दे दिया। तो वहाँ जो कोई भी आएगा, मसाज करना है या कोई कुछ करना है तो वो वहाँ कर देगी और अच्छे तरीके से वो वहाँ चल रहा है। तो हम जब कश्मीर जाते थे तो कश्मीर का जो ड्रेस है वो हम पहनते थे और वहाँ से फोटोग्राफ लेकर आते थे, बच्चों को दिखाते थे। तो वहाँ भी हम लोगों ने ये शुरू किया कि आप 2 ड्रेस दे दो, एक पुरुष का एक महिला का, जो आदिवासी पहनता है, और उसका जो ड्रेस ऑर्नामेंट्स वगैरह भी दे दिया कि जो पोलो में घूमेगा और बाहर से विदेश में से जो आता है उसको भी लगता है कि मुझे फोटोग्राफ करना है। तो वो हमारी महिला को हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया का कैमरा दिया है, महिलाओं को सिखाया उनको। अच्छा। और वो ड्रेस उनको दिया कि आप उनको पहनाना, आप उनका फोटो ले लेना और बाद में तुरंत फोटो तैयार करके उनको दे देना। ये एक नई बात है, एक नई बात है आपके लिए कही है। बिल्कुल। जहाँ तक पार्टी की बात है, वहाँ भी आप बहुत सक्रिय हैं और बहुत आप घूम घूम कर इस वक्त लोगों से मिल रही हैं। आगे आने वाले निकाय के चुनाव होंगे तो किस तरह से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? वैसे तो पार्टी मजबूत है ही हमारे यहाँ, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकल आगे बढ़ना पड़ता है। और इस बार जो नए वार्ड रचना हुई, क्योंकि हमारे 50% महिलाओं का आ गया, तो वार्ड रचना नहीं हुई है। तो वार्ड रचना के अनुसार लोगों ने पहला ये प्रयास शुरू किया है कि पहले वार्ड रचना हो जाए, इसके बाद वार्ड की ही बैठक पहले हो जाए। क्योंकि कार्यकर्ता एक वार्ड में से इधर आएगा, दूसरा वार्ड में से इधर सम्मिलित होंगे, सब लोग एक दूसरे को कदाच पहचानते नहीं होंगे। तो ये पहली वार्ड मीटिंग होगी। इसके बाद वहाँ विकास का काम कोई बाकी है, कोई अधूरा है, तो वो संगठन की ओर से आएगा हमारे सामने, तो हम वो पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। जो अभी महासंपर्क अभियान चल रहा है, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता जो हमारा सदस्य बना है वो उसके पास जाएगा। हम पत्रिका लेकर जाने वाले हैं, संगठन की भी पत्रिका होगी और पार्टी हमारी सरकार की पत्रिका होगी। तो ये वार्ड में या शहर में कितने काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, सब उसको
एक पत्रिका के रूप में हम उनको दे देंगे, उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और इसमें से भी कोई व्यक्तिगत प्रश्न भी हमारे सामने आएगा तो उसका भी हम सॉल्यूशन लाएंगे। एक सवाल जो थोड़ा अलग सा है लेकिन जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने काम किया साथ में नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो आज प्रधानमंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री थे, तो अब आपको कैसा लगता है? दो बातें हैं कि एक तो जब वो प्रधानमंत्री खुद देश का नेतृत्व कर रहे हैं और आप यहाँ गुजरात का, तो क्या कुछ एक इंस्पिरेशन रहा है? और दूसरा कि एक कुलीग होने के नाते जो लगातार बात होती थी, काम करते थे आप लोग, तो अब कैसा आपको लगता है? वो एक बात ये बताओ कि नरेंद्र भाई इधर 14 साल रहे और उसके साथ संगठन में भी काम करने का मौका मिला और सरकार में भी काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। अरेंजमेंट कैसे करना है वो भी हम लोग सीखे उनके पास से, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है वो काम हम सीखे, संगठन को साथ में कैसे रखना है, जोड़ना है, उसको साथ में रखकर वो आगे कैसे बढ़ाना है, वो सब हम सीखे नरेंद्र भाई के पास से। नए नए विचार, नए नए काम, नए नए लोगों को मिलकर वहाँ की क्या स्थिति है उसको जानना और वो समस्याएं दूर करना, वो हम नरेंद्र भाई से इंस्पिरेशन लिया, साथ में काम किया, इसीलिए मार्गदर्शन भी काफ़ी मिला। दूसरी बात वो है कि जब नरेंद्र भाई अब दिल्ली गए हैं, इधर थे तो तुरंत ही कोई समस्या आती थी तो दरवाज़ा खोल देते थे, घुस जाते थे और बातचीत करके वापस आते थे। ऐसी स्थिति आज रही नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो हम फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो वो है कि उनका जो मंत्रिमंडल है उनको भी हम एक फैक्स करते हैं या टेलीफोन करते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है, मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है। नहीं, आपने उनके साथ बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। और गवर्नेंस की जहाँ तक गुजरात में बात होती है तो क्या आपको चुनौतियाँ यहाँ पर लगती हैं जिस पे आप लगता है कि और आगे काम करने की ज़रूरत है? चाहे वो एक समाज को पूरी तरह से साथ लेकर चलने की बात हो या कहीं कोई गैप्स कई बार रह जाते हैं उसको एड्रेस करने की बात हो। एक समस्या हमारे यहाँ ये है टॉयलेट की। मैंने इसमें मेरा पूरा जान लगा दिया है इसमें, क्योंकि ये समझते नहीं है हमारे गांव के लोग या जो शहर में जो झुपड़पट्टी में रहते हैं वे लोग तो ओपन में जाते हैं। तो मैंने शुरू से शुरू किया, नरेंद्र भाई ने 2 अगस्त से स्वच्छ भारत का ऐलान किया। मैंने तो 28 मई से स्वच्छ गुजरात का ऐलान किया था और इसमें पहले मैंने टॉयलेट का काम शुरू करवाया। मैं आज ये कहती हूँ कि पूरा 1 साल होगा तब हमारी 160 नगर पालिका और 8 महानगर के 100% टॉयलेट हम लोगों ने पूरा कर दिया है। ये हमारा अचीवमेंट है। दूसरा, जो गांव में जो हमारे सरपंच इसमें लगे हैं, हम उसको पैसे दे रहे हैं और आज 1 ही साल में 7 लाख टॉयलेट काम हम लोगों ने पूरा कर दिया है। और मैंने ये संकल्प किया है कि आने वाले 3 साल में गुजरात के सभी घरों में टॉयलेट होगा। ये मैंने ये शुरू से काम मेरे हाथ में लिया है। बताया गया था कि आप इतना काम करती रहती है और काम में तो वो आनंदीबेन पटेल जो मुख्यमंत्री हैं, काम करती हैं और निभाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हैं, वो अपने लिए जो थोड़ा वक्त निकालती है, नहीं अगर निकालती हैं तो क्या करती हैं? नहीं, इसमें मैं वक्त निकालती हूँ, इस बाद में मैं बोलूँगी, लेकिन एक जो कुपोषण समस्या है इसमें मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने जो मैं एक सबको एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा बच्चा है 5 साल का है, मान लो एक ट्राइबल का बच्चा है 5 साल का है, दोनों को आप 100 मीटर रन करवाओ, दौड़ाओ, कौन पहला पहुंचेगा? तो सभी लोग बोलते हैं कि वो ट्राइबल का बच्चा ही पहुंचेगा, लेकिन उसका हाइट, उसका वेट कम है, इसीलिए उसको हम रेड जोन में डाल देते हैं। और मेरा बच्चा अट्टा कट्टा है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उनको हम ग्रीन जोन में रखते हैं। जो मजबूताई है उसका हम मैपिंग नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये तो मैंने क्या करवाया है कि पहले आप हाइट ले लो, वेट भी ले लो, बाद में उसका मसल्स कितना पावरफुल है उसका माप करना चाहिए, उसका मैप करना चाहिए। तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट और छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में सभी आंगनवाड़ी के सभी बच्चों का हम लोगों ने फिर से ये मैपिंग किया। तो इसमें से ग्रीन में से रेड में भी आ गए, रेड में से येलो जोन में भी बच्चे आए। और इसके बाद हम लोग डॉक्टर के साथ बैठे, जो गायनेक डॉक्टर है, जो स्पेशल बच्चों के डॉक्टर है, वो इसके साथ बैठे, उनको कहा कि अभी क्या करना चाहिए आप बताओ। हम लोगों ने तो वो स्क्रूटिनी कर दी
कि इतने बच्चे अब रेड में है, इतने बच्चे येलो में है, इतने बच्चे ग्रीन में हैं। तो वहाँ के जो हमारी न्यूट्रिशन की जो टीम है, जी। उन्होंने बताया कि अब एक काम करिए आप, कि इसमें जो मूंगफली है, तो मूंगफली और जो दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर, और इसमें शुगर, ये कंटेंट वे लोगों ने दिया, और वो क्रश करके सभी महिलाओं को जिसका बेटा रेड जोन में है और येलो जोन में है, उनको दे दो घर पर। तो ये हो रहा है, और इसका हो असर रहा है, दिखता 2 डिस्ट्रिक्ट में वो काम शुरू करे, 3 महीने से वो चलता है। अच्छा। और घर में वे दे दिया हम लोगों ने। इसमें ये बच्चा का कैसी स्थिति है उसके अनुसार उनको 2 चम्मच या 3 चम्मच सुबह में, दोपहर को या रात को, जी। वो करके हम लोगों ने उनको जब आपने ये दिया बात है। बताई तो एक सवाल मन में उठ जाता है कि इतना कुछ जो हो रहा है, सबको दिख भी रहा है कि गुजरात में एक विकास की जो बात होती है, तो कहीं ना कहीं फिर यही बात होती है कि क्या सबको लेकर चला जा रहा है, कि जैसे आपने बात की कुपोषण की, क्या हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर कुछ ऐसी चीजें जो शायद उभर के नहीं आ पाती हैं, जो कि लोगों के जीवन से ताल्लुक रखती हैं, क्या उस पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, या कई बार वो दब जाती हैं बातें? नहीं, इसमें क्या है कि वो बात बाहर जाए या न्यूज़पेपर में आए, ये तो ठीक है, आना न आना वो तो आपके पर आधारित है, लेकिन हमारा जो रवैया है वो घर तक पहुंचना, बच्चे तक पहुंचना, और उसको क्या समस्या है वो जानना, ये हमारा काम है। दूसरा, महिलाओं को जो समय समय पे, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उनको समय समय पे अच्छा भोजन मिले, इसका प्रबंध करना चाहिए। इसीलिए 9 महीने में वो ही प्रेग्नेंट वुमन को राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपया हम दे रहे हैं। उसको इसमें मिल्क खाना चाहिए, इसमें उसको सब्जी और फ्रूट्स वगैरह वो ले, और वो अच्छी तरह से भोजन करें। लेकिन एक समस्या वो आती है कि 6,000 रुपया तो हम लोगों ने उसका बैंक में डाल दिया, लेकिन परिवार को ये अभी जानना पड़ेगा कि जो 6,000 रुपया राज्य सरकार ने दिया है वो प्रेग्नेंट वुमन, पत्नी या बेटी के लिए दिया मिल है, रहा है या नहीं। हाँ, वो देखना पड़ेगा। जो घर का जो मेन मुखिया है उनको देखना पड़ेगा कि उनके लिए आज केला लाओ, उनके लिए आज दूध लाओ, उनके लिए अच्छा भोजन बनाओ, उनके लिए वो करो, वो देखना तो पड़ेगा। क्या और क्या, वो हाँ। मेरी जो आम सभाएं होती है जी। और महिलाओं को जब वो दे रहे, उसी समय हम प्रवचन में वो बोलते हैं कि भाई आप देखिए, हम लोगों ने तो पैसे दे दिए, आप बाजार में जाइए खरीदिए। महिलाओं को भी बोलते हैं कि तेरे लिए है, तुझे खाना पड़ेगा, और अच्छे बच्चे का जन्म हो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों को आप एड्रेस करें, क्योंकि कहीं ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बड़े शहरों में भी हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या ग्रामीण इलाकों में जो जीवन है वो स्तर भी ऊपर उठे, इसके लिए भी आपका पूरा फोकस रहता है? पूरा फोकस रहता है। मैंने अभी एक काम शुरू किया है, फॉरेस्ट में काम करने वाली महिलाएं जो नर्सरी का काम करती हैं, तो अभी मैंने 4 स्थान पर फॉरेस्ट में जो वन मंडलियों बोलते हैं हम लोग, तो इसमें 4,000 वन मंडलियों को एक स्थान पर मैं मिली, उनकी समस्याओं मैंने जानी, और सभी डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर, चाहे आरोग्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, या कोई भी विभाग हो, ट्राइबल आदिवासी विभाग हो, ये सब इकट्ठा मिलकर जो फॉरेस्ट में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको ये 6,000 रुपया भी मिलना चाहिए, उनको माँ कार्ड भी मिलना चाहिए, उसका रसीकरण भी होना चाहिए। ये सब मैंने वहाँ शुरू करवाया है कि आपका दायित्व बनता है फॉरेस्ट में काम करने वाली महिलाओं को, बच्चों को, ये वो सब मिले, वो आपका काम है। सब इकट्ठा हो और वहाँ जाकर उनको दे दो। एक लाइन में ये पूछूं कि मुख्यमंत्री होने के नाते एक रोड मैप क्या है आपका अब गुजरात के लिए, अब जबकि 1 साल भी होने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगी? आगे आने वाला जो समय है, पहले तो मेरा रोड मैप ये है कि 1 साल पूरा हुआ है, काम कई चल भी रहे हैं तो चलते हैं, वो काम पूरा करना है। लेकिन मेरा अभी ध्यान, काफ़ी ध्यान अभी मेरे जो चुनाव आने वाला है वो चुनाव पर ध्यान मेरा केंद्रित होगा। और इसके लिए जो काम हम लोगों ने शुरू किए हैं, 15-16 का जो बजट था, वो बजट का काम उनके गांव तक पहुँचे और वो काम जून महीने तक पूरा हो जाए, वो एक मेरा दायित्व बनता है। दूसरा, जो पानी का प्रॉब्लम हमें हमारे सामने आएगा, जो गर्मी का समय है, तो एक और तो हम लोगों ने पानी की लाइन वगैरह तो काफ़ी समय से हम लोगों ने काम किया है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें टैंकर तैयार रखे हैं। अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन तुरंत कोई पाइपलाइन टूट गई, बिगड़ गई, मशीन बिगड़ गया,
कहीं कैनाल टूट गई तो शायद 2 दिन के लिए उसको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए टैंकर का जो टेंडर वो भी हम लोगों ने निकाल कर तैयार रखा है कि 1 मिनट में भी किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमारा 4-5 जो कार्यक्रम है, एक संत नगरी का आयोजन हम कर रहे हैं, वो भी हम करने जा रहे हैं आगे। दूसरा जो आप अभी हम लोगों ने किया कि मेट्रो ट्रेन, उसका भी अहमदाबाद शहर में जो मेट्रो ट्रेन का प्लान हम लोगों ने किया है तो वस्त्राल से वो शुरू होगा और 16 किलोमीटर का वो पूरा एरिया है तो वो काम शुरू करवा दिया है। अभी शुरू हो रहा है और समय मर्यादा में वो ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा ध्यान केंद्रित हुआ है। हम लोगों ने 4 नई यूनिवर्सिटी बनाई है। एक जूनागढ़ में भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर रहे हैं, वो अभी मैं उद्घाटन करने जा रही हूँ। तो नई जो भर्ती होगी एडमिशन तो वहाँ से ही होगा, तो जामनगर को राजकोट नहीं आना पड़ेगा। एक काम किया। इसी तरह हम ट्राइबल विस्तार में एक नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं, वो गोधरा में होगी। तो आसपास के 4 जिला जो पूरा लगभग 80% तो ट्राइबल वाले हैं, तो ट्राइबल के नए ट्रेडवेज इसमें आएंगे, उसको ट्रेनिंग भी वहाँ मिलेगी, नए कोर्सेज भी ट्राइबल के अनुसार वहाँ आएंगे। तो ये कर रहे हैं। दूसरा, हम मेडिकल कॉलेज तो ज़्यादा दे रहे हैं, पीएससी सेंटर भी दे रहे हैं, डॉक्टर की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी की मानगी न आए, बीमार न पड़े, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी का शुरुआत की है और एक जागृति का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। पानी, हमारा जो पर्यावरण है वो, टॉयलेट, सफाई, ये सब इसमें आ जाएगा और हम इसके जरिए जो करना है वो हम कर रहे हैं वहाँ। और हम भी आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। और जो मेरा सवाल था और एक जागृति सब लोगों में आई है कि भाई एक्सीडेंट होता है, तुरंत ही कोई मर जाता है तो उसका जो ऑर्गन्स है वो जीवित है, तो किसी को हम दे सके तो उसका जीवन अच्छा हो जाता है। तो ये हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का बिल पास किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी हम लोगों ने शुरू करने जा रहे हैं। ये नई बात है। ये नई बात है और उसका भी उद्घाटन 10-15 दिन के बाद मैं करूंगी और वो काम गुजरात में शुरू हो रहा है। तो कई लोगों का जीवन हम बचा सकेंगे इसके लिए। चलिए, तो मेरा एक जो सवाल था कि खाली समय में अगर कुछ भी जो आप रचनात्मक या कुछ ऐसा अपने लिए समय निकालते हैं वो क्या होता है फिर? बिकॉज बहुत लोगों ने आपको, शायद महिला जिसको हमने कहीं ना कहीं सक्षम और बहादुर भी देखा है वो अपने लिए कितना कोना थोड़ा निकाल पाती? हाँ, मैं सुबह में 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे के बाद ऐसा छोटा सा काम कर लेती हूँ, कुछ पेपर देखना है और कुछ प्रवचन देने के लिए जाना है तो प्रवचन मैं देख लेती हूँ, पॉइंट्स निकाल लेती हूँ। फिर 6 बजे मैं एक घूमने के लिए निकलती हूँ। 1 घंटा मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता है। मॉर्निंग वॉक के बाद मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ और इसके बाद मैं जो मेरी ऑफिस में जो कागज़ फाइलें जो कुछ आता है वो निपटा देती हूँ। कहाँ किसी को शुभेच्छा पाठ देना है या किसी को मैरिज है तो उसको भी शुभेच्छा देनी है, वो सब मैं ख़त्म कर देती हूँ और जो साइन करनी है वो साइन पूरा कर देती हूँ। 8:30 बजे तक वो काम चलता रहता है। 8:30 बजे के बाद मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता में मेरा सिर्फ, हम भाखरी बोलते हैं, और दूध और थोड़ा सा अचार, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती हूँ। और बाद में काम पर मैं आ जाती हूँ, शायद 9-9:30 बजे से मैं काम शुरू कर दी हूँ। तो बाहर जो जाती हूँ तो आती हो हूँ। गई है और अब शायद कभी एक बार और बात करने का आपसे मौका मिले। एक सवाल जो हम सबसे पूछते हैं जब शो में आते हैं गेस्ट, कि उनका सपना, उनका ड्रीम, उनका क्वेस्ट क्या है, तो आपका जो है वो क्वेस्ट क्या होगा? मेरा एक ही सपना है, गुजरात को समृद्ध, सुखी, शांति बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आनंदीबेन पटेल जी। और शायद बहुत सारे जो आपके रास्ते हैं और बहुत सारे जो आपके सपने हैं उनको साकार करने में आप लगी और लगे रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड दिस वाज आनंदीबेन पटेल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. She talked about range of issues, the kind of things that she's doing here in Gujarat, trying to also follow somewhere in the footsteps of Mr. Narendra Modi, who's now the Prime Minister of India. So this was a very special and exclusive interview here, right now in Gandhinagar actually, that we are in. And we'll keep talking to her maybe sometime other, and we'll show you the next edition as well. Hope you like this particular edition of The Quest on Rajya Sabha TV. This is Rakhi Bakshi signing off. Thank you for watching. Namaskar. Bye bye. Thank you. Namaskar. धन्यवाद।